बिल्डिंग का टॉयलेट इकट्ठा करके बेच देना है तो काफी कमा। बिल्कुल पॉसिबल है। जो ह्यूमन एक्सट्रैक्शन है वो भी आने वाले टाइम में फ्री में नहीं मिलेगा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। विन विन चैनल के माध्यम से मैं स्कोप बता रहा हूँ भारत के यूथ को। आप ह्यूमन एक्सट्रैक्शन का कंपोस्ट बना दीजिएगा, किसी भी बंजर जमीन पे भी डाल देंगे, उस पर भी खेती हो जाएगी। आप अपने चैनल के माध्यम से इसको बड़े लेटर में लिख देना। गंदा है पर धंधा है ये। एग्जैक्टली। अरे तो क्या करें भैया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कचरा बेच के आदमी करोड़पति कैसे बन सकता है? जितना बिजनेस है सब सिखा दो हमारी ऑडियंस को। कुरकुरे के पाउच हैं, ये 12 से लेके 15 रुपए किलो बिकता है। थर्माकोल भी बिकता है। मुंबई में गणेश चतुर्थी आने वाली है। हाँ। तो लाखों टन थर्माकोल आने- निकल। मेरे भाई कचरा ला के गाड़ी में तू डाल। सबसे ज्यादा पैसा आपको कौन से वेस्ट से मिले? बिस्लरी की बॉटल्स है, ये हाई डिमांड में है। माइंड एक्चुअली प्रोसेस नहीं कर पा रहा है मेरा। एक गाना है, बहुत फेमस गाना है, हाँ, तो हम मुझे लोगों पता ने- नहीं था वो आप लोगों ने प्रोड्यूस नहीं, किया है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर इसको से प्रोड्यूस कचरा करने वाला निकाल। करोड़ों में कमा रहा है। जब तक कचरा मिक्स है तब तक उस कचरे में कोई ताकत नहीं है। सेग्रीगेट करना वाह। चाहिए। सेग्रीगेट कर दिया, वो कचरा अपनी ताकत दिखा देगा। कचरा निकाल। आज आप एक कॉमन आदमी से पूछो, किसी को भी बुला के, कि भाई आपके घर का कूड़ा कहाँ गया, 2 स्टेप के बाद तीसरे स्टेप पे वो जवाब नहीं दे पाएगा। Yes. पहले बोलेगा हाँ सुबह कोई आता है लेके लेके गया। तो जाता है। पूछो लेके कहाँ जाता है, वो नीचे जाता है, वहाँ हमारे जो पीछे घर सोसाइटी का पीछे बैकयार्ड है। उसके बाद कहाँ जाता, कोई गाड़ी आती है लेके जाती। अब वो गाड़ी कहाँ ले जाती है फिर नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। उसको जर्नी नहीं पता पूरी। जब तक उसको जर्नी पता नहीं होगी वो सेग्रीगेशन नहीं करेगा। करेक्ट। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूं विनीत कटारिया। Welcome to Win Win World। हमारी ना हमेशा कोशिश रहती है कि हम जो भी पॉडकास्ट बनाएं वो ऑडियंस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। ऑडियंस कुछ ना कुछ से सीख के जाए, या तो स्पिरिचुअली सीखे या तो पैसे कैसे कमाना है वो सीखे। तो आज का पॉडकास्ट भी कुछ ऐसा ही है। सो वेलकम टू विन विन वर्ल्ड मिस्टर प्रवीण नायक। कैसे हो सर? बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? बस बढ़िया। बस गार्बेज किंग ऑफ इंडिया आपको बोलते हैं। क्या बोले, कचरा किंग बोले कि इंग्लिश में गार्बेज किंग बोले? देखिए, इसमें तीनों चीज़ें आप बोल सकते हैं। गार्बेज किंग भी बोल सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया के लोगों ने ये नाम हमें दे दिया है। वैसे साइंटिफिक नाम जो हमने भारत में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, दैट इज़ द गार्बेजोलॉजिस्ट। भारत में साइंटिस्ट होता था, डेंटिस्ट होता था, गायनोलॉजिस्ट होता था, लेकिन कभी गार्बेजोलॉजिस्ट नाम की कोई परिभाषा भारत के अंदर थी नहीं। हाँ। ये सबसे पहले हमने इस देश के अंदर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। और एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग सर के बारे में थी, और इनकी रील भी बहुत फेमस हो रही है उसके बारे में, कि इन्होंने 1 साल में कचरा बेच के करोड़पति बन गए। तो आज आप थोड़ा लोगों को भी करोड़पति बनाने के लिए थोड़े आज आप टिप्स दीजिए। आज अपने सारे पत्ते खोल दो। हाँ, कि भाई कचरा बेच के आदमी करोड़पति कैसे बन सकता है? आज कुछ भी होल्ड बैक मत करना, मतलब जितना बिजनेस है सब सिखा दो हमारी ऑडियंस। देखिए, भारत के अंदर लगभग 60 मिलियन टन गार्बेज पर डे जनरेट होता है। 1,20,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक जनरेट होता है। हमारे घरों से क्या निकलता है, हमारी दुकान से क्या निकलता है, हमारे मॉल से क्या निकलता है, अगर उसको आप क्लोजली एनालिसिस करें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो दोबारा उपयोग में नहीं आती है। रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ को इसकी आवश्यकता है। तो ये पैसा देने वाला एक बिजनेस है। और हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया तकरीबन 10 साल पहले। और तब भारत में 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान को भी शुरू किया था। राइट। तो कुछ उनसे इंस्पायर्ड थे। और एक IAS ऑफिसर रही हैं भारत के अंदर, बल्कि अंबिकापुर एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ की कलेक्टर थी। सी इज़ वेरी यंग IAS ऑफिसर। तब वो भारत के अंदर स्वच्छ भारत अभियान को लेके एक मॉडल डिज़ाइन कर रही थी। तो उनसे सीखा इस काम को, और बस शुरुआत हो गई। तो एक हम थोड़ा बेसिक लेवल पे चलते हैं कि अगर समझो जैसे मैं हूँ या कोई और है जो एक पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसको ये धंधा शुरू करना है, उसके पास कैपिटल भी अगर चलो कम है, तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पे कैसे शुरू कर सकते हैं? भारत अगर समस्याओं का देश है तो भारत अपॉर्चुनिटी का भी देश है। अमूमन हमारे घरों से जो निकलने वाला वैल्यूएबल गार्बेज है
उसको तो घर के लोग वैसे ही बेच देते हैं, जैसे न्यूज़पेपर की रद्दी है, उसको कोई कचरे में नहीं फेंकेगा, सब लोग समझदार हैं। हाँ, हाँ। लेकिन इसके अलावा अगर हम अपने घर से निकलने वाली चीज़ों को काउंटर करें या देखें, उनके ऊपर नज़र डालें, तो क्या होगा? हमारे रैपर निकलेंगे, प्लास्टिक के डब्बे निकलेंगे, लोहे के डब्बे पहले आते थे वो निकलते थे, चॉकलेट के रैपर्स निकलेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब इनका क्वांटिटी बहुत कम होती है तो इनकी वैल्यू नहीं है। करेक्ट। जैसे ही इनकी क्वांटिटी बढ़ती है, ये मार्केट में वैल्यू देती हैं। प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक का कलेक्शन प्रॉब्लम है। अगर आपने इस मटेरियल का कलेक्शन का मैकेनिज्म डेवलप कर लिया तो वो चीज़ आपको पैसे दे के जाएगी। जितने भी रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर, वो आज रॉ मटेरियल से जूझ रही हैं, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 1,20,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक जनरेट होता है इंडिया में, इसका कलेक्शन का मैकेनिज्म प्रॉपर है नहीं। ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ को चाहिए। तो कोई भी यूथ, कोई भी ऐसा बंदा जो बोलता है कि मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो इस बिज़नेस को अपने मोहल्ले से शुरू कर सकता है, अपनी सोसाइटी से शुरू कर सकता है। बस लोगों के घर से डोर टू डोर उसको वेस्ट का कलेक्शन करना है। हमारे यहाँ जितना भी गार्बेज जनरेट होता है, उसका 60% गार्बेज जो है वो वेट गार्बेज है, जिसको गीला कूड़ा बोलते हैं। करेक्ट। गीला कूड़ा को आप सिस्टेमेटिक तरीके से कंपोस्ट बना सकते हैं। आप कम्युनिटी कंपोस्ट बना सकते हैं, और वो कम्युनिटी कंपोस्ट आपकी 10 रुपये किलो के हिसाब से आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, नर्सरी ओनर्स को या फार्मर्स को भी। नहीं, इसको है ना ब्रेक डाउन करते हैं एक्चुअली। आपने बोला कि कचरा मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, कोई इंसान है तो अभी तो चलो गवर्नमेंट की गाड़ी आती है कचरा कलेक्ट करने के लिए। मैं समझो फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं बिल्डिंग में रहता हूँ, है ना, तो मैं क्या करूँ? मतलब इसके लिए बिल्डिंग वालों को जा के बोलूँ कि आपका कचरा मुझे दो, गवर्नमेंट की गाड़ी को मत दो, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए क्या होता है कि अमूमन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हाँ, अवेयरनेस ना होना ही एक अपॉर्चुनिटी है। ओके। अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग ये सोचते हैं कि जो हमारे घर से कचरा निकल रहा है वो नगर निगम की जिम्मेदारी है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है। यदि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट पूरे देश के अंदर 5,000 मीटर या इससे बड़ा है, कोई भी सोसाइटी इससे बड़ी होगी, यस, गेटेड कम्युनिटी, तो उनको अपना गार्बेज खुद प्रोसेस करना है अपने कैंपस के अंदर। ये नियम है, ये अलाउड है, ये नियम है, ये रूल है। ये सॉलिड वेस्ट के 2016 के नियमों में लिखा हुआ है। लेकिन लोगों में अवेयर नहीं है, और कई बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी अवेयरनेस नहीं है, या है तो वो उस चीज़ को लागू नहीं कर पा रहे हैं। वो जाते हैं, गाड़ी भेजते हैं, अपना ड्राइवर भेजते हैं, डीजल लगाते हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस लगता है, और वो कचरा उठा के लेके आ रहा है जिनका कचरा उनको उठाना ही नहीं है। तो या तो 5,000 मीटर से बड़ा क्षेत्रफल है, उसको बल्क वेस्ट जनरेटर बोला गया है, BWG इसको शॉर्ट में बोलते हैं। या 100 किलो केजी से ज़्यादा पर डे कचरा जनरेट होता है। कोई भी होटल है, कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई भी मॉल है, अगर 100 किलो से ज़्यादा कूड़ा पैदा कर रहा है, या तकरीबन 5,000 स्क्वायर मीटर से उसका बड़ा क्षेत्रफल है, उसको अपना कचरा खुद प्रोसेस करना है। मैं किस तरीके से लोगों को कलेक्ट करने जाऊं? मतलब उनकी गाड़ियां तो आ ही रही है BMC की, लोगों से कलेक्ट कर सकता हूं, वो लोग से मांग सकता हूं कि BMC मुझे रोकेगी कि नहीं, हमारी गाड़ी तो आ ही रही है, तो आप क्यों कलेक्ट कर रहे हो कचरे को? देखिए, BMC गाड़ी इसलिए भेजती है कि प्रॉपर तरीके से वहाँ पे चीज़ों को डिप्लॉयमेंट हुआ नहीं है। आप चाहें तो BMC से उस पर्टिकुलर जोन का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका एक और है कि आप इंडिविजुअल हाउसेस को कुछ इंसेंटिवाइज करना चालू कर दें। आपको थोड़ा सा केस स्टडी निकालना पड़ेगी। इसमें एक मैंडेट ये भी है कि जो लोग भी कचरा दे रहे हैं उनको साथ में सर्विस चार्जेस देने हैं। पर हाउसेस 50 रुपये भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कॉरपोरेशन टू कॉरपोरेशन। इसका जो सेकंड सब्स्टिट्यूट आप लोगों को दे सकते हैं कि आप उनको कुछ अमाउंट ऑफ रुपीस के रूप में इंसेंटिवाइज करना चालू कर दें। कि आप मुझे कचरा दो, मैं आपको दिन के 20 रुपये दे दूंगा। महीने के हम आपको 20 रुपये देंगे, या महीने में हम आपको 1 किलो प्याज दे देंगे या 2 किलो आलू दे देंगे। ऐसा कुछ अगर आप रिवर्स मॉडल इंडिया के अंदर लेके आएंगे तो लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी में कचरा देना बंद कर देंगे, वो सारा कचरा आपको देंगे। तो ये एक ऑफर है कि आप कचरा मुझे दो। हाँ, और आप अगर इसको लेके आ गए तो ये मान के चलिएगा, मैं जैसे आपको एक केस स्टडी बताता हूँ अपनी नोएडा की, जो हमारी जर्नी की रही है। Sure. तकरीबन 2000 हाउसेज हैं वहाँ पे, और 2000 हाउसेज में
हम लोग लगभग 1.5 टन का प्लांट हमने लगाया था जो गीले कूड़े से खाद बनाने का था। तो वहाँ लगभग जो गार्बेज जनरेशन है अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलो पर डे का है, जिसमें से तकरीबन 1200-1300 किलो जो कूड़ा रहता है वो आता है गीला कूड़ा, उससे कंपोस्ट बना देते हैं। जितना भी गीला कूड़ा है उसका करीब 25% के आसपास आपको कंपोस्ट मिलता है। आप चाहें तो अमेजोन पे ट्रेड कर दें, आप चाहें तो नर्सरी ओनर को बेच दें। अमेजोन पे ट्रेडिंग इसकी 30 रुपये किलो होती है, लोगों को नहीं पता है अभी। वो जो 10 रुपए में हम नॉर्मल नर्सरी नॉर्मल लोगों को 10 रुपए में देते किलो, हैं, वो 30 रुपए में 30 रुपए में जाएगा। अभी MLP है, कुरकुरे के पाउच हैं या हल्दीराम का नमकीन का पाउच है, तो ये जो सारा का सारा गार्बेज है ये 12 से लेके 15 रुपए किलो बिकता है। इसके अलावा जो महंगा बिकने वाला गार्बेज है उसके अंदर कागज़ के टुकड़े निकलते हैं, उसके अंदर कार्डबोर्ड निकलता है, उसके अंदर n नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो ये सारे निकलते हैं और ये सब अपनी वैल्यू रखते हैं। आज 2 चीज़ों का प्रिंसिपल हर इंडस्ट्री के ऊपर लागू होता है कि आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए और क्वांटिटी होनी चाहिए। आपको इसको स्केल अप करना है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज सेग्रीगेटेड फॉर्म में है। टोटल गार्बेज आपके पास उस कॉलोनी का आएगा, उसमें 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। गीला कूड़ा होता है, सूखा कूड़ा होता है और एक ऐसा गार्बेज भी होगा जो नॉन ट्रीटेबल है, जिसको डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट बोलते हैं। बच्चों के डायपर्स हो सकते हैं, एडल्ट डायपर्स हो सकते हैं, सैनिटरी पैड्स हो सकते हैं लेडीज़ के। तो इसको आपको 3rd कंपार्टमेंट में या तीसरे टाइप का गार्बेज है, ये नॉन ट्रीटेबल है, तो ये जो जिम्मेदारी है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है, ये उनको लेके जाना है। लेकिन इस प्रयोग से या इस तरीके से आपने अगर इनोवेशन करके एक कोई स्टार्टअप सेट किया है तो आप देश की 80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि 60% गार्बेज हो गया आपका गीला कूड़ा, बाकी लगभग 20% के आसपास हो गया आपके पास ड्राई मटेरियल, और बाकी लगभग 15 to 20% के आसपास जो है डोमेस्टिक हैजार्डस, वो नगर निगम अपने आप लेके जाएगा। मुझे कोई अथॉरिटी लेनी पड़ेगी या मुझे कोई परमिशन लेनी पड़ेगी ये कलेक्ट करने के लिए, या डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर दूँ किसी को, क्योंकि मैं तो अच्छा काम ही कर रहा हूँ ना, साफ सफाई का ही कर रहा हूँ। देखिए, आप अच्छा काम करेंगे तो उसके खिलाफ ना कई लोग खड़े हो जाएंगे, तो पहले तो आपको इसकी पूरी एक केस स्टडी निकालनी होगी। अच्छा। जो हमारा एक्सपीरियंस है कि अगर हम 5000 हाउसेस को दिमाग में लेके चलें कि हमें उनको सर्विसेज देनी है, तो यस कि जो पूरा का पूरा इसका मैंडेट होता है वो होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास। अगर आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक लेटर बना के देते हैं कि सर ये पर्टिकुलर जो जोन है इसका मैं गार्बेज का सोल्यूशन देना चाहता हूँ और मेरे पास सोल्यूशन है इसका, आपको पहले तो म्युनिसिपल कमिश्नर को या जो डिपार्टमेंट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उनको कन्वेंस करना होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि आपको ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप सोल्यूशन फुल प्रूफ सोल्यूशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ से लेके कहीं डंप कर रहे हैं। तो पहले तो एक आपस में ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए। नंबर 2, जो सूखा कूड़ा आपके पास आ रहा है, सूखे कूड़े को आप कितनी फर्दर छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मोटे तौर पे आपको सूखा कूड़ा अलग दे दिया। उस सूखे कूड़े के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं। लाइक जैसे अभी रिसेंटली हमने बंगाल में काम किया, बंगाल गवर्नमेंट के साथ, तो हमने वहाँ सूखा कूड़ा शहर का 140 कैटेगरी में अलग किया है, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की 22 कैटेगरीज हैं और 22 कैटेगरीज के हर कैटेगरी के रेट अलग अलग हैं। अगर कागज़ है तो कागज़ की 12 कैटेगरीज हैं। मैगजीन का जो पेपर है वो अलग रेट बिकता है, न्यूज़पेपर का जो कागज़ है वो अलग रेट बिकता है। ऐसी प्लास्टिक में HD अलग है, PP अलग है, LD अलग है, MLP अलग है, सबके प्राइजेज अलग हैं। तो पहले इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल कि अगर किसी के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं, मशीनरीज नहीं है कि भाई मैं कूड़ा बनाऊँ, इसको ये बनाऊँ, वो सिर्फ कलेक्ट करके अगर बेचना चाहे तो ये पॉसिबिलिटी है उनके पास? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के अंदर वेंडर्स होते हैं। अभी ये पूरा जो सेक्टर है ये इनफॉर्मल सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो कबाड़ीज भी हैं उनका कोई लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन ये अरबों रुपए पर डे का बिजनेस है जो चल रहा है, जिसका सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता। मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश भी है सरकार से कि इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। कबाड़ियों को लाइसेंसेज इशू होने चाहिए, उनके क्या डू एंड डोंट्स हैं वो भी निर्धारित होने चाहिए।
दूसरी बात जो है कि आपने गार्बेज इकट्ठा कर लिया कम्युनिटी से, उसको सेग्रीगेट भी कर लिया। सेग्रीगेट करने के बाद आप अपना प्लान बना सकते कि उस लाइक 2000 घरों से है तो आपको उसको विद इन वीक बेचना है, विद इन मंथ बेचना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास उतनी क्वांटिटी नहीं है तो डायरेक्ट रिसाइकलर आपके पास नहीं आएगा। अल्टीमेटली वो मटेरियल आपको देना पड़ेगा कबाड़ी को। भारत के अंदर अभी कबाड़ियों को भी उतनी नॉलेज नहीं है। कबाड़ी उतना ही सामान मार्केट के अंदर कलेक्ट करता है या खरीदता है जितने का रिसाइकलर उसके पास अवेलेबल है। लाइक अगर आप MLP मल्टी लेयर प्लास्टिक है या सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये कबाड़ी के पास ले जाएंगे वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके पास उसका चेन नहीं है। तो हमें क्या करना है कि घर के अंदर या हमारे शहर के अंदर जितने टाइप का भी गार्बेज है उसका बायर खरीदना, पहले इकट्ठा करना है। और हर शहर में बायर मिल ही जाएगा? हर शहर में बायर मिल जाएगा। ओके ओके, आपको हर शहर ढूंढना में है बायर सिर्फ मिल उसको। जाएगा। ठीक। कैसे ढूंढना है, मतलब कोई प्रोसेस है ढूंढने का? देखिए, जब आप उसके अंदर डेप्थ में जाएंगे, लाइक MLP है या सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मैं इसलिए सबसे बड़े चैलेंज जो मार्केट में ऑब्वियसली पिछले 10 साल से चीज़ें बिक रही हैं वो तो सबको पता है कि कबाड़ी न्यूज़पेपर ले लेगा, गत्ता ले लेगा, राइट, प्लास्टिक ले लेगा। लेकिन लाइक MLP है, मल्टी लेयर प्लास्टिक बोलते हैं, ये वो पैकेजिंग है जो हर फूड इंडस्ट्री यूज़ कर रही है आज की डेट में। ओके। दूसरा, आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ जागरूकता के लिए कि जो लोग वेस्ट के जनरेटर हैं, कचरे को निपटाना उन्हीं की जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी बात है ये। लाइक अगर हल्दीराम पैकेजिंग इस्तेमाल कर रहा है अपने नमकीन को बेचने के लिए, मतलब प्लास्टिक का प्रोड्यूसर कौन है? हल्दीराम। तो हल्दीराम को वो अपने पैकेज वापस कलेक्ट करने हैं और रिसाइकिल करना है। इसको बोलते हैं EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रूल है कि ये आप बोल रहे हो कि करना? नहीं, ये करना है, ये रूल है। अच्छा, ये रूल सेंट्रल है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे जो लोग भी प्लास्टिक का कुछ भी तैयार कर रहे हैं, लाइक जैसे आपने ये पानी की बोतल रखी हुई है, ये किसी ना किसी पैकेजिंग में है, किसी ने तो ये बोतल बनाई होगी। हाँ, जैसे जो अगर बिस्लरी है, बिस्लरी ने बनाई है, या मान के चलिए बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स हैं, डाबर के प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको अपना पैकेजिंग कलेक्ट करना और उसको रिसाइकिल करना है। यहाँ से एक नया बिजनेस जनरेट होता है कि आपके पास एक कलेक्शन मैकेनिज्म है जो इसको कलेक्ट भी कर रही है, कलेक्शन के बाद रिसाइकलिंग भी करवा रही है। तो जो प्लास्टिक का प्रोड्यूसर है वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से उतने प्लास्टिक का सर्टिफिकेट बाय करेगा जितना उसने पर डे जनरेट किया है या पर मंथ जनरेट किया है। आप समझ पाए मेरी बात को? नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने समझो फॉर एग्जांपल मैंने बिस्लरी की बोतल पी ली, ख़त्म हो गई, खाली है, मैंने जाके दे दी किसी मीडिएटर को जो कलेक्टर है, करेक्ट है? वो मेरी बोतल ले लेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा उसमें, जो कमाएगा वो मीडिएटर कमा रहा है, करेक्ट? बिल्कुल। मीडिएटर जाके दे रहा है बिस्लरी को और बिस्लरी दे रहा है एक सर्टिफिकेट। नहीं, आपने बोतल पानी पिया, हाँ, बोतल को आपने फॉर एग्जाम्पल कलेक्टर को दे दिया। हाँ। कलेक्टर ने वो बोतल इकट्ठी की, पूरे मुंबई की फॉर एग्जाम्पल, पूरे मुंबई की उसने बोतल कलेक्ट करने के बाद दे दी किसको? रिसाइकलर को। रिसाइकलर क्या करेगा? इसका दोबारा से रिसाइकिल करेगा। हाँ। और बोतल बनाएगा या XYZ कुछ और भी बनाएगा। हाँ। तो जो बंदे के पास रिसाइकलिंग करने की मशीनें हैं, वो बंदा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये बताएगा कि आज मैंने 5 टन 10 टन या 25 टन प्लास्टिक को रिसाइकिल किया है, तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल गया। अब वो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट किसको है? बिस्लरी को। एग्जैक्टली। तो बिस्लरी क्या करेगा? उस सर्टिफिकेट की नीलामी होगी, ट्रेडिंग। जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा, बिस्लरी देगा तो बिस्लरी को मिल जाएगा, डाबर देगा तो डाबर को मिल जाएगा। यानी वो सर्टिफिकेट की इतनी ज़्यादा अहमियत है। अब यहाँ से अपॉर्चुनिटी पूरे देश के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि कोई भी यूथ जो कहता है मैं बेरोजगार हूँ, वो 2-4 लाख रुपए की मशीनें लगाए और रिसाइकलिंग प्लांट लगा ले। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे अपने आप को एनरोल कर ले। तो आज जो पूरे देश में ग्राम पंचायत, नगर पालिका लेवल पे जगह जगह प्लास्टिक फैला पड़ा है, वो एक अपॉर्चुनिटी बन के नहीं आ गया। ये मशीन कितने की आती है? देखिए, मशीनें सस्ती हैं। आप अगर लोकल मार्केट से भी मशीनें ले लेंगे तो लगभग 7-8 लाख रुपए में पूरा प्लांट सेटअप हो जाएगा। अच्छा। और वो अगर इतने अमाउंट पे भी नहीं जाना है तो आप केवल इसकी क्रशिंग यूनिट ले लीजिएगा, लगभग 1.5-2 लाख रुपए की क्रशर यूनिट आएगी। क्रश कर दीजिएगा, क्रश करके उसका पाउडर बना दीजिएगा। तो
प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। आप हर तहसील लेवल पे, हर तालुका लेवल पे, जिसको अपने यहाँ तालुका बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप एक कलेक्शन का मैकेनिज्म सेट करिए। अभी जो कलेक्शन का मैकेनिज्म है ये अपने आप में ही इनफॉर्मल है। इसके पीछे की साइंस समझिएगा, ये क्यों अपॉर्चुनिटी है, लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्लास्टिक की बॉटल हम पानी पी के फेंकते हैं, ये जो रैक पिकर जो कभी आप लोगों ने देखा हो, सुबह झोला लेके घूमते रहते हैं, वो इसको उठाते हैं, उनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज कौन देगा? पढ़ा लिखा आदमी देगा। इसकी साइंस ये है कि 10 रुपये की वो बॉटल दे देता है वो कबाड़ी को, जो उसने फ्री में मिली। उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी गई? कुछ नहीं। वो तो पैदल सुबह से निकला, शाम तक उसने पता चला 20-25 या 10 किलो 5 किलो जो इतनी भी बॉटल उसने इकट्ठी कर ली। उसके बाद उसने दे दी कबाड़ी को। कबाड़ी ने ये परचेज़ की कितने में? 10 रुपये किलो में या 12 रुपये किलो में। कबाड़ी भी क्या करता है? अपने से बड़े कबाड़ी को दे देता। ओके। तो उसने क्या किया? ये 20 रुपये किलो बेची। जो बड़ा कबाड़ी होगा शहर का, वो इसी बॉटल्स को लगभग 35 से लेके 40 रुपीज़ केजी के रेट पे बेचता है। एक एक प्लांट के अंदर तकरीबन 30 टन प्लास्टिक पर डे कंज्यूम होता है। 30 टन का मतलब 30,000 किलो। अभी 30,000 किलो में आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो उस जो बड़ा कबाड़ी है ये उसकी डेली की इनकम है। मैं आपको एक आई ओपनिंग स्टोरी बताता हूँ। हमारे एक परिचित हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, वो डेली 5 करोड़ रुपए मार्केट में डालते हैं। वो पैसा ऊपर से नीचे तक सारे कबाड़ियों तक आता है जो गली नुक्कड़ पे बैठे हैं। पूरे दिन वो अपना बिजनेस करते हैं, नीचे नुक्कड़ पे बैठा कबाड़ी उसके पास 5,000 रुपये आया। शाम को उसने वो पैसा रिवर्स ऑर्डर में वापस कर दिया। 5,000 का उसने 7,000 रुपये भेज दिए। टोटल बिजनेस किया उसने मान लो 10,000 रुपये का। तो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? वो भी उसने लोन लिया था 5,000 रुपये, साथ में भेजा। तो जो गुड़गांव में जो सज्जन बैठे हैं वो 5 करोड़ रुपए डालते हैं और डेली 7 करोड़ रुपए कमाते हैं। 7 नहीं कमाते, मतलब उनके पास 7 करोड़ रुपए वापस आ गया डेली का। तो पर डे की इनकम कितनी हो गई? 2 करोड़ रुपए की। और ये पूरी कैश की है, इस पर कोई GST भी नहीं देना है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 2 करोड़ रुपए रोज कमाता है? पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, पूरा केवल विश्वास पे चल रहा है। नहीं, और ये मैं समझना चाहूंगा, वो डालते हैं मतलब 5 डालते हैं मतलब जैसे गुड़गांव जो ठेले पे रखता है कबाड़ी चिल्लाता रहता है, राइट। तो बेसिकली उसको फंडिंग चाहिए, डेली फंड चाहिए उसको। ओके। तभी तो आप वो डेली परचेजिंग कैसे करेगा अपनी। तो वो पैसा अल्टीमेटली आता ऊपर से है और रिवर्स ऑर्डर में डेली वापस भी चला जाता है वो। ओके। करेक्ट। मतलब वो वैसा है, वो जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन फंड कर रहा है बड़े कबाड़ी को, बड़ा कबाड़ी दे रहा है छोटे कबाड़ी को, और छोटा कबाड़ी दे रहा है हमको कि 10 रुपए आपके हो गए, 5 रुपए आपके हो गए। हाँ, अब इस माफिया को कोई तोड़ नहीं सकता, सरकार भी तोड़ नहीं पा रही है। क्यों? इसलिए नहीं तोड़ पा रही है क्योंकि वो लोग एक दूसरे की फीडिंग कर रहे हैं। हाँ, फाइनेंशियली एक चेन है ना, फाइनेंशियली चेन है वो। इस चेन को सरकार खुद नहीं तोड़ पा रही है। इसको किसी ना किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा कि हाउस होल्ड का वेस्ट जो है वो डायरेक्ट ही खरीद ले, उसको लैंडफिल पे जाने का मौका ही ना मिले। हमारा हमेशा फोकस है प्लास्टिक के ऊपर। प्लास्टिक अकेला गार्बेज नहीं है। तकरीबन आपका 70,000 मीट्रिक टन डेली कपड़ा निकलता है। अभी कपड़े के ऊपर EPR आ गया। EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मैंडेट है कि लुई फिलिप है, रिबोक है, लिवाइस है या ज़ारा है, जो बड़े ब्रांड हैं, ये अपना गार्बेज खुद उठाएं। ये पर डे कितना कपड़ा तैयार कर रहे हैं, या जैसे फैशन बड़ी तेजी से बदल, पर ये उठाएंगे कैसे सर? मुझे ये एग्जैक्टली ये उठाएंगे कैसे? तब इनको कलेक्टर की जरूरत है, डोर टू डोर। हाँ, और वो डोर टू डोर उसने लिया, लीवाइस के नहीं लिया, वो सब उसको तो कैसे पता चलेगा? देखिए, जो बड़े ब्रांड हैं वो पर डे ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल की वेबसाइट पर ये डालते हैं कि पर मंथ उन्होंने कितना कपड़े का प्रोडक्शन किया। हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी वो कौन सा प्रोडक्शन है इससे मतलब नहीं है। उन्होंने फैब्रिक, इसको टर्मिनोलॉजी है फैब्रिक, हाँ, कि उन्होंने इतना फैब्रिक बनाया तो इतना फैब्रिक उनको रिसाइकिल करना है। अच्छा, हाँ, जैसे लीवाइस ने बोला मैंने ये साल में इतना मैंने फैब्रिक बेचा है, अब उसको उतना फैब्रिक कहीं से भी कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल करके दिखाना है, भले वो उसका हो या ना हो, कुछ भी हो, तुम फैब्रिक लो, वो फैब्रिक जो आपने फैब्रिक बनाया था
जो भी है, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, वट एवर द क्वालिटी, आपने ए क्वालिटी का इतना बेचा है, Right. तो आपको ए क्वालिटी का कलेक्ट करो सोसाइटी से, जहां से भी कलेक्ट करना है उसको रिसाइकल करो। बिल्कुल। पर ये लोग अगर ये रिसाइकल करने बैठेंगे तो इनके तो पैसे बहुत खर्चे हो जाएंगे। इसीलिए रिसाइकल ये करते, और रिसाइकल करना इनका KRA भी नहीं है, इनका मेन काम रिसाइकलिंग करना हाँ, नहीं है, वो तो उनका है इनका ही काम है प्रोडक्शन करना। हाँ, हाँ। तो जो रिसाइकलिंग कर रहे हैं कंपनियां, या रिसाइकलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब सब लोगों के सामने आ गई है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, तालुका लेवल पे इसको श्रेड करने का प्लांट लगा लो। सारा उस एरिया का जितना भी कपड़ा निकल रहा है उसको आप रिसाइकिल करिए, और रिसाइकिल करके धागा बनाने वाली कंपनी को दे दीजिएगा। सो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल के आई ना आपके स्टूडियो से। जैसे मैं ऑयल के बारे में अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि हम घर में इस्तेमाल करते खाने वाला Cooking ऑयल है, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल। अभी कुकिंग ऑयल एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं उसको अपने उसमें फ्लश कर देते हैं, थोड़ा सा जो बचता है, जो लास्ट में बचता हाँ, है। हाँ। अल्टीमेटली ये जा कहाँ रहा फिर, क्योंकि ऑयल कभी ख़त्म नहीं होता, वो जाएगा ड्रेन में जाएगा, फिर कहीं जाएगा, इस तरीके से। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि अब इसके रिवर्स कलेक्शन का मैकेनिज्म सेट करना है। ये अभी रिसेंट हुआ है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो लोग इसमें बिजनेस ढूंढ सकते कि इसके कलेक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से होगा। मतलब पूरी बिल्डिंग का बचा पूरी हुआ बिल्डिंग ऑयल। का आप कर लो, पूरी कम्युनिटी का ले लो। आप पूरी कम्युनिटी का करेंगे तो 5-7 किलो पर डे आएगा। हाँ। अब 5-7 किलो अगर पर डे आया तो फिर महीने का निकाल लीजिएगा। महीने का जब आपका निकला, वो आपके ऊपर कलेक्टर होगा, उसको दे दो, या आपके पास खुद इसको रिफाइन करने का कोई यूनिट आप लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा। क्योंकि अल्टीमेटली ऑयल बनाने वाली कंपनीज कौन कौन सी हैं अगर हम नेम करें, सफोला है या जो दूसरे भी हैं, या बासमती तेल बनाने वाले लोग हैं, इनको अब वो सर्टिफिकेट खरीदना होगा जो कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से उन्हें मिल पाएगा। एक छोटी सी बात, जैसे मैंने कुकिंग ऑयल सब कलेक्ट कर लिया, बराबर है, मैं सबसे कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो इंसेंटिव देना पड़ेगा, क्योंकि सारे बिल्डिंग वाले फैमिलीज को अगर मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि भाई आपका जो भी कुकिंग ऑयल बचेगा आप फेंकना मत, आप उसको एक बॉटल में डाल देना, चलो बॉटल भी मैं दे रहा हूँ कि आप ये बॉटल है, आप इस पर कलेक्ट करके रख देना, मैं एक वीक में आके आपसे कलेक्ट करूँगा, बराबर है। अब वो बोलेगा मैं तुझे दूँ क्यों, तो मुझे उसको कोई फ़ायदा देना पड़ेगा। चलो समझो मैंने कुछ फ़ायदा दे दिया, उसने मुझे वो ऑयल दे दिया, अब मेरे पास रिफाइनरी के पैसे नहीं है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ कलेक्ट करके मैं कहीं पे जाके बेच दूँ। नहीं, बेचना इज नॉट द राइट सोल्यूशन। It's not the ऐसी right. ऐसी रिफाइनरीज ऑलरेडी हैं मार्केट के अंदर, नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी है लोगों को नए बिजनेस के लिए। अच्छा, जो अभी ऐसी रिफाइनरी हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट पे आपको ऐसी रिफाइनरीज मिल जाएंगी। दोनों के केस में, खाने वाले ऑयल के मामले में भी, और जो इंजन ऑयल है, जो गाड़ियों में इंजन ऑयल पड़ता है जो एक ओवर द टाइम ब्लैक हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जहाँ मैकेनिक होता है वहीं पर पूरी जमीन काली हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कंटेमिनेट कर रही है हमारी अर्थ को, इसलिए ये नियम बनाए गए। तो वो इंजन ऑयल कलेक्ट करें, और उसकी भी रिफाइनरीज होती हैं हर छोटे बड़े शहर में आजकल ये हैं, लेकिन चूंकि हमारा फोकस पॉइंट नहीं है वो, इसलिए हमने कभी उनको ढूंढने की कोशिश नहीं की। ऐसी हैं, लेकिन ये सारा काम अभी चल रहा है इनफॉर्मल सेक्टर। नहीं, ये रिफाइनरी का कॉस्ट क्या होता है अगर एक बिल्डिंग को लगानी है तो छोटी सी? नहीं, ये रिफाइनरी इस लेवल पे तो नहीं बड़ी आ होती पाएगी है वो बहुत। रिफाइनरी, क्योंकि उसके लाइसेंसेज हैं काफ़ी। हाँ, वो लाइसेंसेज तो बहुत बड़ी उससे है। बेटर रहेगा। लेकिन आपको मिल जाएगी, लाइक अगर मुंबई के आसपास आप देखना चाहें तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इसको रिफाइन करके काम कर रहे होंगे अभी। तो आप करते हो ऐसे, समझो कि फॉर एग्जांपल कोई आपको अप्रोच करे, कोई भी सिटी से है, कोई भी स्टेट से, कि मैं छोटे लेवल पे कुकिंग ऑयल कलेक्ट करके मैं बेचना चाहता हूँ, ये मेरा एक मॉडल है। हाँ, बिल्कुल करते तो आप उनको बिल्कुल हम आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। वो लोग जो लोग भी इस आपके तो लाखों व्यूअर्स हैं, लाखों सुनने वाले लोग हैं आपके चैनल के विन को, जो लोगों को भी ऐसे ही कोई फैसिलिटेशन की आवश्यकता होगी वो तो डायरेक्ट आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी कंपनी गार्बेज क्लिनिक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्या तो करना है, मतलब उनको कलेक्ट करना है और आपके यूनिट को आगे दे देना है? इसमें पहला पार्ट तो आएगा ट्रेनिंग का, कि उनको पहले ट्रेनिंग पूरी की पूरी प्रोवाइड करी जाए, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराई जाए। उसके बाद इस इनफॉर्मल सेक्टर में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयर किया जाए, सोसाइटी के लोगों को अवेयर किया जाए, और उस सोसाइटी में से ही लोग तैयार हो जाते हैं वॉलंटियर लेवल पे काम करने के लिए। नहीं, मुझे एक पूछना था, अभी समझो एक सिंगल इंडिविजुअल है, ना उसके पास कोई मशीनरी है, ना उसके पास क्रशर है, कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग में रहता है। उसने समझो सोचा कि मैं कंपोस्ट का कुछ कर लेता हूँ, कि जो भी वेट वेस्ट आता है, केले के छिलके और वो सब कांदा वांदा सब कुछ करके मैं कंपोस्ट बनाऊँगा। तो उसने बिल्डिंग से कलेक्ट भी कर लिया सारा वेस्ट,
और उसने एक छोटा सा क्या क्या करना पड़ता है फिर उसको कलेक्ट कर लिया। अब उसने यहाँ तक उसने पास कर लिया एग्ज़ाम कि मैंने सब पूरी बिल्डिंग, मेरी एक ही बिल्डिंग है, मैंने सबको मना लिया, मैंने वेट वेस्ट कलेक्ट कर लिया है, मेरे पास अभी सबका वेट वेस्ट है। इसके बाद वो क्या करे? देखिए, वेट वेस्ट कलेक्ट करने के बाद उसको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। कल्चर डेवलप करना पड़ता है। कल्चर जो है उसको या तो वो हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकता है कि बनाना कैसे है। Okay. कल्चर 3-4 चीज़ों से जो हमारे घर में ही अवेलेबल होती हैं उनसे बन जाता है, जिसमें बेसन चाहिए होता है, गुड़ चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है। इसको वो बनाते हैं 7-8 दिन एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखेंगे। तो वो पूरे basically कचरे को और जावन, कल्चर को। जिसको अपन जैसे दही जमाते हैं ना, हाँ यस यस, तो सबसे पहले डालने के लिए जावन, विरजन, आपके यहाँ विरजन बोलते हैं शायद, विर्जन। तो वो डालते हैं। तो उससे क्या है, एक कल्चर डेवलप हो जाता है उस गार्बेज Okay. के अंदर। और वो जो पूरा का पूरा गीला कूड़ा है वो क्या होता है, ओवर द टाइम, हाँ लगभग नॉर्मल केस में अगर आप पिट कंपोस्टिंग कर रहे हैं Yes. या विंडो कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें लगभग 30 to 45 डेज में वो जो पूरा मटेरियल है वो मट्टी जैसा डिकम्पोज बन हो जाएगा, जाता है। कंपोस्ट बन, कई लोग जो है वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट। हाँ हाँ है ना। तो कई Worms 3-4 टाइप, डालते हैं, हाँ, हाँ। कंपोस्टिंग के 3-4 टाइप्स हैं। वर्मी कंपोस्ट है, विंडो कंपोस्टिंग है। जैसे हम लोग हमारे पास जो डाइजेस्टर्स हैं, हमने इनके लिए रेडीमेड डाइजेस्टर्स हमने तैयार किए, जिनको मल्चिट के नाम से, मल्चिट ब्रांड है हमारा। तो उसमें आप डालेंगे तो आपको कहीं पे अनहाइजीन टाइप का वो बाहर से क्लीन दिखेगा और बाहर से स्मेल भी पूरा नहीं क्लीन आएगी, दिखेगा, स्मेल भी नहीं आएगी। कोई स्मेल नहीं, कोई फॉल ऑर्डर नहीं है। ओके ओके। और वो 40-45 डेज में वो कंपोस्ट तैयार हो जाता है। हाँ हाँ, उस आप अगर नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं तो आपको 45 डेज के आसपास का टाइम लगेगा। हाँ, normal तरीके से, हाँ। अगर आप ये जो हमारा मल्चिट वाला डाइजेस्टर है इसको लेंगे तो आपका लगभग 18 से 20 दिन के अंदर कंपोस्ट, मतलब आधा हो जाएगा वो। नहीं, अगर समझो 45 डेज के बाद अभी 100 किलो मेरे पास कंपोस्ट तैयार हो गया, कंपोस्ट 100 किलो, 150 किलो समझो पूरी बिल्डिंग का, तो अभी क्या रेवेन्यू सिस्टम्स है मेरे लिए? एक तो अमेजोन आपने बोला था, क्या आप अमेजोन पे बेच सकते हैं, नर्सरीज में बेच आप सकते हैं। नर्सरीज में बात कर सकते हैं। नर्सरीज वाले इसको लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपीज़ के बाय कर लेंगे। और बेच कोई भी त- सकते हैं। हाँ। एंड जो बंदे ने ये किया है तो वो रेवेन्यू सिस्टम फिर ऐसा भी कर सकता है कि बिल्डिंग ने अगर उसको हेल्प किया कुछ है, इंसेंटिव कर सकते हैं, हाँ। ये भी कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि भाई हमने 1 किलो कंपोस्ट अगर हमारा बना तो 25 ग्राम कंपोस्ट हम फ्री देंगे आपको, करेक्ट, या Something in return. हाफ ऑफ द कंपोस्ट हम आपको फ्री दे देंगे। करेक्ट करेक्ट। ये भी कर सकते हैं आप। अभी समझिए कि सर किसी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े पैसे है। अभी हमने पहले ये बात किया था कि किसी के पास नहीं, समझो नहीं है, किसी के हाँ। पास 1 to 5 लाख है या 1 to 10 लाख के बीच में, समझो 10 लाख मैक्सिमम है और 1 लाख मिनिमम है। तो अगर 1 से 10 लाख के बीच में कोई इन्वेस्ट करके इस धंधे को प्रॉफिटेबल बनाना चाहे कि नहीं भाई मुझे इससे अच्छा खासा कमाना है, कि चलो मैं महीने का 3-4 लाख रुपया तो इससे कमा ही लूँ, तो उसके लिए आप क्या प्रोसीजर सजेस्ट करोगे कि उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर एक स्टेप बाय स्टेप के पहले जगह ले अगर लेंगे, बंदे के हाँ। पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक, तो उसको सबसे पहले जो मल्टी स्टोरी सोसाइटीज़ हैं उनको टैप करना चाहिए। ओके, क्योंकि कैसे वहाँ- टैप करें? वहाँ के जाके सेक्रेटरीज को हाँ, मिले वहाँ के और जाके सेक्रेटरीज को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे। और क्या आप हमें कचरा दीजिए, आप जो बीएमसी को दे रहे थे हम लोग आके कलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम आपको ये इंसेंटिव बीएमसी तो खुश हो जाएगी, क्योंकि बीएमसी वो का काम तो क्या- कम होगा। उसका काम कम होगा ना। बीएमसी अगर आप ये प्रस्ताव बीएमसी को पास भी लेके जाएंगे तो बीएमसी इसको वेलकम करेगी, इस वाले प्रस्ताव को। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको बताऊं, अभी हम बसीरहाट करके जगह, भारत का और बांग्लादेश का बॉर्डर है ये, बंगाल में, हम लोग अभी वहाँ काम कर रहे थे। तो उन लोगों ने लगभग 1 करोड़ रुपए सूखे कूड़े से कमाया है और 75 लाख रुपए जो है उन्होंने गीले कूड़े से कमाया है, अरे और बाप रे। तकरीबन 75 लाख रुपए उन्होंने यूज़र चार्जेस से कमाया है ये कितने टाइम में? कितने टाइम? 1 साल में। अरे वाह, बहुत कहने का मतलब ये है आपके चैनल के माध्यम से कि आज भारत के अंदर कितने सारे ऐसे शहर होंगे जिनकी आबादी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होगी। यस। सो अगर एक शहर कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे पहले आपको छोटी प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ेगी, एक आध सोसाइटी से काम शुरू करके। इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, आपकी फैमिली के लोग ही विरोध करेंगे। जब हमने इस काम के बारे में सोचा तो सबसे ज़्यादा अपोज हमारे अपने फ्रेंड सर्कल से ही आया था, हमारे घर के लोगों की तरफ से ही आया था कि आप क्या करके मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के बाद अब ये काम आपको ठीक लग रहा है। सो आपको ऐसी चीज़ों को, जितनी भी सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल हाउसेस से इकट्ठी हो रही हैं, उनको उनका बायर ढूंढना है, और बायर है। अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, आप इंटरनेट पर डालोगे MLP का बायर तो मिल जाएगा आपको,
सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बायर आपके पास अगर मान के चलिएगा 5 टन सिंगल यूज़ प्लास्टिक रखा हुआ है तो क्या है वो? पैसा है। पैसा। मैं थर्माकोल की बात करता हूँ। थर्माकोल अभी क्या है? थर्माकोल अपना टीवी, नया टीवी आया, आपने रख दिया, टीवी लगा दिया, उसके बाद थर्माकोल बचा, उसका क्या करोगे आप? बॉक्स कहाँ फेंक देते हैं, है ना, वो फेंक देते हैं। लेकिन थर्माकोल भी बिकता है। अभी मुंबई में गणेश चतुर्थी आने वाली है। हाँ। अरे बाप तो रे। लाखों टन थर्माकोल आने निकलता वाला है। अभी थर्माकोल का क्या होता है? थर्माकोल को मशीन में डालते हैं, उससे ग्रेन्यूल बन जाता है। जैसे आपने गेहूं के दाने देखे हों, ऐसे दाने बन जाते हैं। अभी उसका क्या होगा? उससे जो हमारे फोटो फ्रेम वगैरह बनते हैं, तो आपको पहले इनकी रिवर्स स्टडी भी समझनी पड़ेगी। हर कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसका कुछ बनता नहीं है। केवल हमें वो फैक्ट्रियां ढूंढनी है, पता करनी है, कहाँ बिकता स्टोरेज करने के लिए जगह चाहिए। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख रुपए बोला, 1 लाख रुपए में आप कितना कचरा इकट्ठा कर लोगे? आप सोचिए। और हर आइटम का आपका कम से कम नहीं तो 4 से 5 टाइम्स रेट मार्केट के अंदर आपको मिलेगा। तो सिर्फ क्वांटिटी में होना चाहिए, क्वांटिटी में होना चाहिए, क्वांटिटी और क्वालिटी। वो लोग इसीलिए फेंक देते कि भाई हमारे घर पे तो एक ही टीवी आया, एक ही अभी टीवी एक आया। बॉक्स का क्या करने का, Yes. और क्या ही मिलने वाला, फेंक दो उसको। लेकिन पूरी सोसाइटी में कितने आया होगा आप सोचो। कोई प्रोसेसिंग नहीं, आपको कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप मत जाइए अभी प्रोसेसिंग में जब तक आपके पास कैपिटलाइजेशन नहीं हो रहा है। आप केवल गार्बेज लीजिएगा, उसको माइक्रो लेवल पे सेग्रीगेट कर लीजिएगा, सेग्रीगेट करके उसकी क्वांटिटी बनाइए। क्वांटिटी बनाने के लिए अगर आपको मशीन चाहिए तो एक प्रेस मशीन आती है जिसको प्रेसिंग वो करने पूरा के लिए, दबा देती है, हाँ, बेलिंग मशीन garbage बोलते हैं को। उसको। हाँ, आप वो रखिएगा, आप पूरा प्लास्टिक दबा दीजिएगा, वो कितने की आती पूरा प्लास्टिक दबा दीजिएगा, कपड़ा दबा दीजिएगा, MLP दबा दीजिएगा, और बन गए ना आपके 100 kg के बंडल। नहीं, वो मशीन कितने की आती है? वो मशीन मिल जाएगी आपको 1-1.5 लाख रुपए में। ओके, और बिल्डिंग वाले रख सकते हैं कॉर्नर हाँ में हाँ, कहीं पे? कॉर्नर में रख दो, छोटी होती है। छोटी सी मशीन बनवा लीजिएगा आप। सबसे ज्यादा पैसा आपको कौन से वेस्ट से मिलेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा जो अगर आपको चाहिए है तो निकलेगा आपका PP, HD, LD, पॉलीप्रोपिलीन, जो प्लास्टिक होता है ना, जैसे हाँ, बिस्लरी की बॉटल्स हैं, ये हाई डिमांड में है। किनले की है, और भी बहुत सारी, रेल नीर के नाम से आता अगर ट्रेन में देखें तो हाँ। इसका वैल्यू जो है वो लगभग 40 रुपये किलो है। अब आप इसका नेक्स्ट लेवल देखिएगा, जैसे 40 रुपये किलो के रेट पे वो मिल वाले ने इसको पाउडर में कन्वर्ट किया, हाँ, या इससे ग्रेन्यूल बनाया, इसकी कॉस्ट 70 रुपये 80 रुपये किलो पहुंच जाती है। पाउडर में कन्वर्ट होने के बाद वो पाउडर किसको यूज होता है? धागा बनाने में, जीन्स पहनते हैं, टी-शर्ट पहनते हैं, सारा धाना उसी से बना हुआ है। ओके ओके, तो वो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है वेस्ट में बेचने के लिए। हम तो अभी केवल प्लास्टिक और कपड़े के ऊपर ही बात कर रहे थे। अभी भारत में जो सबसे बड़ी समस्या आ गई है वो आ गई है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर लगने वाली बैटरी है, उसमें सारा लिथियम और कैडमियम इस्तेमाल होता है। राइट। कैंसर का जो आज छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहे हैं, उसके पीछे रीज़न यही है कि हमारी जो ज़मीन है सारी की सारी वो उनमें इस टाइप की चीज़ें जा रही हैं। तो EV के अंदर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर निकलने वाली जो बैटरी है, वो वेस्ट का क्या स्केल आने वाला है इंडिया के अंदर, सोच के ही आप सोच लो। आज आप अपने घर में नज़र डालोगे तो आपके पास घर में कम से कम 5-10 तो ऐसे गैजेट हैं जो प्लास्टिक के हैं, जिनकी लाइफ 3 साल बाद ख़त्म हो जानी है। ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है सारा। इसका रिसाइकलिंग का यूनिट इंडिया में बहुत ज़्यादा है नहीं अभी। ये अपने आप में एक बिजनेस है। फिर CND वेस्ट आ गया, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। लोग बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, उनका मलबा निकलता है, ये वेस्ट का कैसे होगा ट्रीटमेंट? इसको कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। उसका क्या होगा यूज? क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्या, अभी रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अंदर कई बार आयरन के कुछ कंपोनेंट निकलते हैं, लकड़ी के कुछ कंपोनेंट निकलते हैं, बाकी मलबा है, जैसे मिट्टी है, इसको आप डायरेक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलके, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो रही है। प्लस जो लोग ये मलबा पैदा कर रहे हैं, जो भी डेवलपर्स हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ठीक है। अगर किसी के पास कोई मशीन नहीं, समझो सिर्फ वो कलेक्शन एंड सेलिंग में इंटरेस्टेड, बिल्कुल, कि ऐसा वो आदमी जो बोलता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, उसके पास साइकिल तो होगी ना। हाँ, साइकिल है, वो हमारे एप्लीकेशन पे जाए, रजिस्टर्ड कर दे। उसको अपने साइकिल में केवल 3 कंपार्टमेंट लगाने हैं, गीले कूड़े के लिए अलग, सूखे कूड़े के लिए अलग, घातक कूड़े के लिए अलग, और
पर्टिकुलर कोई रीजन जो हम उसको असाइन कर देंगे, वो वहाँ से कूड़ा लेके आए और हमारे गार्बेज क्लिनिक में जमा कर दे। इसके एवज में उसको कुछ रेवेन्यू मिल जाएगा। करेक्ट। हाँ, रेवेन्यू So, मिलेगा ही। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा जो ये बोलता है जी मेरे पास कुछ भी नहीं है जी, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो भी, उसके लिए भी कूड़े के अंदर स्कोप है। आज गवर्नमेंट क्या करती, मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज सरकार क्या कर रही, अरबों रुपए की गाड़ियाँ लगा देती है कूड़ा उठाने के लिए। ज़रूरत ही नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे क्यों नहीं ज़रूरत नहीं, आप कोई भी गाड़ी लो, एक टिपर खरीद लीजिएगा, 3 लाख रुपए का टिपर आ जाएगा आपका, या ई रिक्शा खरीद लीजिएगा, 2-2.5 लाख रुपए का ई रिक्शा आ जाएगा। आप ई रिक्शा को मॉडिफाई कराइए हमारे हिसाब से, उसमें कंपार्टमेंट उतने होने चाहिए, जाके हमारे एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड कर दीजिएगा। एग्री? रजिस्टर्ड कर दिया, अब ना हमें गाड़ी खरीदने की ज़रूरत पड़ी, ना हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी, ना हमें उसको ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो उस गली में जा भी रहा के नहीं जा रहा है जिस गली में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सरकार को पैसा लगाने की जरूरत ही कहाँ है गाड़ी खरीदने में। मैन पावर रजिस्टर्ड कर दे, ट्रेनिंग हम दे देंगे उन लोगों को। तो ट्रेंड मैन पावर चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट जो है अभी लोग ग्रांटेड वे में ले लेते कि अरे कोई काम नहीं है, कोई भी आदमी जिसको कुछ भी काम नहीं आता उसको कूड़े के काम में लगा दो। ऐसा नहीं है, यूजलेस समझ। इट इज ए साइंटिफिक प्लानिंग, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। यू विल फील प्राउड कि जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें इसके मॉड्यूल हैं पूरे वेस्ट मैनेजमेंट के। वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है। मैं आपको बताऊं कि आदमी का जो ह्यूमन एक्सट्रैक्शन है वो भी आने वाले टाइम में फ्री में नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड। यस। अब आप देखिएगा जो ह्यूमन एक्सट्रैक्शन है ओवर द टाइम क्या होता है, वो कंपोस्ट बनता है। यस। उससे रिच कंपोस्ट दुनिया में है ही नहीं कोई। तो बनाता कौन है? पर गवर्नमेंट? कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हो। नहीं, पर अभी फिलहाल फीकल स्लज मैनेज करने के लिए एफएसटीपी गवर्नमेंट बना रही है और उसका काम यही है कि सीवर जब फुल हो जाता है उस सीवर के पूरे लिक्विड को लेके जाके लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से उसका कंपोस्ट तैयार करें। ये गवर्नमेंट ही कर रही है अभी? ये गवर्नमेंट कर रही है। अब प्राइवेट प्लेयर आ गए इसके अंदर। कहने का मतलब ये है कि आज ग्राम पंचायत लेवल पे जिसके पास छोटा पोटेंशियल है, छोटी फंडिंग है, वो गांव में इस काम को कर सकता है। हमारे लिए क्या था, वो वेस्ट था। गांव के लिए क्या है, वो वेस्ट है। वो गए सुबह अपना हल्के होके आए, लेकिन उनका जो हल्का होना हुआ वो दैट इज अ प्रोडक्ट। जो भी प्राइवेट प्लेयर होगा जो इसको कलेक्ट कर रहा होगा हर जगह से, उसको तो कुछ कॉस्ट तो ऐसा है ही नहीं ना कि इसको कुछ पे करना पड़ेगा इसको कलेक्ट करने के लिए। नहीं, उसको नहीं करना पड़ेगा, तो बल्कि फ्री में गवर्नमेंट मिल से रहा उसको पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा उल्टा। गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा। ये तो आज आप अगर गूगल करेंगे, यूरिया होता है जो किसान अपने खेतों में डालता है, यूरिया की जो बोरी आती है वो आती है 1200 रुपये के लिए, और उसके लिए पुलिस लगती है। जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इतनी डिमांड में है कि भारत सरकार उसको प्रोवाइड नहीं करा पाती हर फार्मर को। इतनी लंबी लाइनें लगी होती है, 1 किलोमीटर लंबी लाइन। मैं तो चूँकि ग्रामीण परिवेश से आता हूँ तो मेरे को पता है। तो वो 1200 रुपये की बोरी वर्सेस 300 रुपये की हमारी बोरी, किसकी बोरी ज़्यादा बिकेगी? अरे बाप रे, इतना फर्क! ये भारत के अंदर विन विन चैनल के माध्यम से मैं स्कोप बता रहा हूँ भारत के यूथ को। ये स्कोप है कि आप कुछ मत करिए, आप ह्यूमन एक्सट्रैक्शन का कंपोस्ट बना दीजिएगा, और वो कंपोस्ट आप किसी भी बंजर जमीन पे भी डाल देंगे, उस पर भी खेती हो जाएगी। और हमारे साथ जो लोग एसोसिएटेड हैं या हम जिनके साथ एसोसिएटेड हैं, इसमें द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो भारत सरकार के हैं, इन्होंने गार्बेज क्लिनिक को काफ़ी सहयोग दिया है। और हम भारत सरकार की जो ये योजनाएं हैं, ये योजनाएं आपके चैनल, आपके जैसे चैनल के माध्यम से पूरे देश की 135 करोड़ लोगों को बताना चाहते हैं कि आपके गांव में बिजनेस है, केवल नज़र डालने की बात। मतलब एक बिल्डिंग डिसाइड करे कि मेरे को पूरी बिल्डिंग का टॉयलेट इकट्ठा करके बेच देना है, तो काफ़ी कम। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। केवल ये नहीं, जितना उनका बाथरूम का पानी आता है, इसकी 2-3 कैटेगरी हैं। अब हम सॉलिड वेस्ट से लिक्विड वेस्ट की तरफ आते हैं। तो जो लिक्विड वेस्ट है उसमें आपका बाथरूम का पानी है। बाथरूम के पानी को आप नेचुरल तरीके से रिसाइकिल करके अपनी ही बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यूरिफाइड वाटर को इस्तेमाल करेंगे लोगों के लिए,
लोगों के लिए मतलब पीने के लिए किया? जो भी है मतलब उसको कुल मिला के पीने योग्य बनाया जा सकता है। ये चीज़ें दुबई वगैरह में हो भी रही हैं, जो टॉयलेट का पानी है वही प्यूरीफाई होकर आपको पीने के ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपने उसकी सारी इम्प्योरिटी हटा दी ना। नहीं वो हटा दी, बट इंडिया में शायद मुझे ये सोच वो देखिए इंडिया में अभी हमारी सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने की आवश्यकता है। अगर ये एक छोटे लेवल पे किसी को करना है, वो कर छोटे सकता लेवल है? पे कर सकते हैं, जैसे हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड FSTP बनाते हैं, आप- फीकल स्लश ट्रीटमेंट प्लांट। आप कैसे करते हो वो? हमारे पास मॉड्यूल हैं उसके 3000 लीटर के, प्लग एंड प्ले हैं, ट्रांसफरेबल हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो ये हमने एक टेक्नोलॉजी विकसित की है। इंडिविजुअल लोगों अपने टॉयलेट में भी इस FSTP को लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे लेवल पे जितना एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से वेस्ट का मैनेजमेंट संभव है, वो उतना संभव शायद सेंट्रल लेवल पे नहीं है। पूरे शहर का कूड़ा एक जगह ले जाके ट्रीट करना एक बात है, और पूरे शहर के कूड़े को 10 जगह अलग अलग जगह ट्रीट करना इजीली है, मॉनिटरिंग आसान है उसकी, और उसमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्रीज होती है। ये बहुत सारे बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड्स बन रहे हैं, बराबर है, लैंडफिल्स बन रहे हैं। ये सारा कचरा मोस्टली गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से उठा के ये लैंडफिल पे डाल रहे हैं, और बहुत सारे दूसरे लोग भी उठा के डाल रहे हैं। अब वो कचरे को भी आप इसको बहुत सारे तरीके से उसको कन्वर्ट कर ही सकते हो। तो ये गवर्नमेंट इस चीज़ पे क्यों कुछ कर नहीं रही है? डंप क्यों कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कर नहीं रही है, क्योंकि होता क्या है कि जितना गार्बेज वो ख़त्म करते हैं उतना ही गार्बेज डेली उन लैंडफिल पे जा भी रहा है। हाँ। तो हमारा जो प्रोडक्शन है गार्बेज का, और जितना वहाँ प्रोसेसिंग भी नहीं होता, तो ये जो रेशियो है ये अभी इवन नहीं है। नहीं, और ये जो गैप है बीच में कि जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है, तो ये गैप आम इंसान के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आपने पॉइंट पकड़ा है कि अगर एक शहर का, फॉर एग्जांपल मुंबई का है, मुंबई में अगर हम 1000 लोग खड़े कर दें Correct. जो लैंडफिल पे गार्बेज को जाने से रोक दें और उस गार्बेज को कहीं ना कहीं मार्केट कर दें प्रोसेस करके, तो आप सोचिएगा कि बॉम्बे का कितना बड़ा फ़ायदा हो। इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, लैंडफिल पे भी गार्बेज नहीं गया, सरकार का टेंशन सरकार का भी फायदा है इसके अंदर, यूथ का भी फायदा है, समाज का भी फायदा है, एनवायरनमेंट का भी फायदा है। तो लैंडफिल पे इतना जो गार्बेज जाता है, वहाँ से अगर किसी को लैंडफिल से गार्बेज लेना है तो वहाँ से भी जाके ले सकते हैं? वहाँ पे कोई अथॉरिटी बैठा हुआ होता है कि कोई भी जाके कुछ भी ले सकता है और कोई भी जाके कुछ भी डंप कर सकता है? वहाँ से जाके अगर मैं प्लास्टिक चुन रहा हूँ तो नहीं, पहली बात तो आप वहाँ पे जाके प्लास्टिक चुन नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं चुन पाएंगे कि वहाँ पे माफिया ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है। इवन अगर आप कोई पॉडकास्ट शूट भी करना चाहेंगे, आपको उसकी स्टोरी भी कवर करनी, तो वो माफिया आपको करने नहीं देगा। ओह, नहीं, तो ये लैंडफिल तो गवर्नमेंट का है ना? लैंडफिल गवर्नमेंट का, लैंड गवर्नमेंट की है। हाँ, उसके ऊपर जो कचरा डाल रहे उसके हैं, ऊपर जो कचरा डला है उसको बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वहाँ का जो मेन गार्बेज डंप के चारों तरफ जो एक थोड़ा ताकतवर व्यक्ति होगा, ये पूरा लैंडफिल उसका है। जैसे ये सेम चीज सेक्रेड गेम्स में दिखा। अच्छा, तो वहां से आप कुछ भी लेके नहीं जा आप सकते? लेके नहीं जा सकते वहाँ। इसमें अगर लोगों को अपना कुछ काम शुरू करना, तो उनको इंडिविजुअल कुछ सोसाइटीज़ के क्लस्टर बनाएं राइट। और सोर्स के ऊपर ही उस गार्बेज को अरेस्ट कर लें, हाँ, मतलब पहुंचने ना दें वहाँ वहाँ पहुँचने ना दें। अमूमन होता क्या है कि जो अभी कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन वाली एजेंसीज़ हैं, उनमें जो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है और उसका हेल्पर है, वैल्यूएबल चीज़ें यही उसमें से गायब कर देते हैं। वो एक्चुअल चीज़ें जो मेन सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली चीज़ें हैं, वो लैंडफिल पे थोड़ी जाती हैं। गार्बेज क्लिनिक इसलिए सुपर हिट है कि गार्बेज क्लिनिक में अवेयरनेस का प्रोग्राम भी गार्बेज क्लिनिक करती है, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम भी गार्बेज क्लिनिक करती है, और उस वेस्ट के प्रोसेसिंग का काम भी गार्बेज क्लिनिक करती है, और प्रोसेसिंग के बाद उसको बेचने का काम भी गार्बेज क्लिनिक करती है। कंप्लीट फुटबॉल एक ही कंपनी के पास है, और जो पैसा जनरेट होता है वो पैसा उन लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो लोग इस पूरे काम को कर रहे हैं। इट इज नॉन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी मॉडल। वो लोग उस पूरे के पूरे प्रोग्राम में एज ए शेयर होल्डर हैं। They are not employee. They are the shareholder of this cooperative society. Garbage Clinic is working as a mentor. We are the tutor. We are the educator.
आप सिर्फ सिखाओगे उनको हाँ, कि ऐसे और होता हम सरकार से इस काम को सिखाने का पैसा लेते हैं बस। है। वी आर द कोच। कोच। आईएएस की कोचिंग इंडिया में थी, आईआईटीज की कोचिंग थी, गार्बेज की कोई कोचिंग नहीं थी। करेक्ट। तो गार्बेज क्लिनिक एक कोचिंग है। गार्बेज क्लिनिक एक कूड़ा प्रबंधन की कोचिंग का नाम है। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं, हम ठेकेदार नहीं हैं, हम गोतेदार नहीं हैं। पर आप कंपोस्ट तो बना के बेचते हाँ। ही होगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो है कंपोस्ट बनाने की मशीन, अच्छा। जो जैविक खाद बनाती है, नेचुरल तरीके से बनाती है। कोई फुली ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है हमारा, नेचुरल तरीके से बनती, 20 दिन के अंदर बनती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दूसरा हमारा काम है जो कंपोस्ट बनती है, कंपोस्ट भी बिकती है, जो कंपोस्ट का पैसा भी इन्हीं लोगों के हाथ में आता है। हमारा बिजनेस मॉडल एकदम क्लियर है। आपके महाराष्ट्र का बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है। महाराष्ट्र और गुजरात में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कल्चर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यही सक्सेस स्टोरी उठा के हमने गार्बेज क्लिनिक के अंदर लेके आए। करेक्ट। सेम कल्चर जैसा लिज्जत पापड़ का है, अमूल दूध का है, सिमिलर कल्चर उठा के हमने गार्बेज के डोमेन में इंटीग्रेट कर दिया। ये कहाँ उनको बेचना है, ये सारा चीज़ें हम उनके हाथ में ला के दे देते कि उनका माल खरीदेगा कौन। हाँ, मतलब आपने पूरा धंधे का पूरा ट्रेनिंग दे दिया। हाँ, पूरा धंधा सिखा दिया। करेक्ट। इसी तरीके से आपके चैनल के माध्यम से जो भी देश के अंदर लोग, एनजीओ, इंडिविजुअल, समाज सेवी इस काम को सीखना चाहते हैं, वो आपसे संपर्क वो कर सकते हैं। संपर्क Correct, कर सकते नहीं, एक बिल्डिंग का चेयरमैन है, उसने अगर डिसाइड कर लिया कि भाई मैं पूरी बिल्डिंग का प्लास्टिक इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, वो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, आपको कैसे हैं। वो कनेक्ट? बिल्कुल हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप इंडिविजुअल सोसाइटीज़ को, मैं मुंबई की या देश की कोई भी सोसाइटीज़ हैं, उनको मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि उनका जो सूखा कूड़ा है, उस सूखा कूड़े से उनके सिक्योरिटी गार्डों की सैलरी निकल आएगी। अच्छा, इतना? आप अपने चैनल के माध्यम से इसको बड़े लेटर में लिख देना, और जो उनके यहाँ एग्जिस्टिंग सफाई करने वाला बंदा है वही कर देगा। हाँ, अलग से कोई मैन पावर भी डिप्लॉय करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो हाउसकीपिंग वाला ही कर दे। वो हाउसकीपिंग वाला ही कर लेगा। वैसा ट्रेनिंग आप दे दोगे? वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। और वो लोग सब कुछ बिल्डिंग में ही सब कुछ वो हो सब जाए। सब सब कहीं बाहर जाने की- बिल्डिंग के अगर लोगों को ये रिजर्वेशन है कि बॉस यहाँ किसी का ऑब्जेक्शन होगा, कुछ होगा, तो उनके अंदर एक छोटा सा गार्बेज क्लिनिक इस तरीके से सेटअप होगा कि वो जगह ब्रांड के रूप में बन के निकलेगी। लोग देखने आएंगे, दूसरी सोसाइटियों के लोग देखने आएंगे कि आपका काम कैसे चल रहा है उधर। इतना सुंदर होगा, ना कोई फॉलोडर, ना कोई स्मेल, ना कुछ। बहुत अच्छा, बहुत सही। एक्चुअली ऐसा सेक्टर है ना ये गार्बेज में, जो मुझे तो पता नहीं था कि कचरे से भी इतना हम कमा सकते हैं और इतना सब कुछ हो सकता है। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस लग रहा है। मैं माइंड एक्चुअली प्रोसेस नहीं कर पा रहा है मेरा कि कचरे से मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, जिस चीज़ को अभी तक कल तक मैं यूजलेस समझता था, कचरे को। देखिए, कचरा मैंने आपको पहले भी बताया था। आपने बीच में प्रश्न किया था, मिक्स कचरे को बेच के कुछ कमा सकते हैं। तो जब तक कचरा मिक्स है तब तक उस कचरे में कोई ताकत नहीं है। अच्छा, सेग्रीगेट करना। वाह। जैसे ही हमने उस कचरे को सेग्रीगेट कर दिया, वो कचरा अपनी ताकत दिखा। अच्छा, ये बहुत Nice. बड़ा पॉइंट है। हाँ, nice. बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं पूरे देश के अंदर जो अपनी सोसाइटीज़ में रहती हैं और पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा उनमें एक संवेदना है। वो लोग चाहती हैं कि कुछ काम करें, लेकिन वो इंडिविजुअल रूप में कर नहीं पाती हैं। तो वो लोग भी आपके चैनल से कांटेक्ट कर सकती हैं कि कैसे उन्हें लीडरशिप रोल में आना है, और गार्बेज को लेके कैसे उस सोसाइटी को एज ए रोल मॉडल बनना है। एक्चुअली हमने गार्बेज के काम को एंटरटेनमेंट से जोड़ा। जितना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को एंटरटेनमेंट के तरीके से सोसाइटी के अंदर लेके आएंगे, प्लस मॉनिटरिंग बेनिफिट ऑब्वियसली, जो आपका जैसे हमारी थीम भी थी कि लोग कैसे गार्बेज से रिलेटेड अपने नए नए बिजनेसेस शुरू कर सकें। और एंटरटेनमेंट से जोड़ा से मुझे याद है, एक गाना है, बहुत फेमस गाना है। हाँ, वो गाना वो हम मुझे लोगों पता ने- नहीं था वो आप लोगों ने प्रोड्यूस नहीं, किया है। वो गाना जो है, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, ना। शादियों में और डिस्कोथेक में बजता है, और उस पे काफी डिस्को और डीजे भी बज चुके हैं। डीजे भी बजता है। ये गाना का थीम जब हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, तो हमारे एक साथी हैं श्याम बैरागी जी,
उनसे हमने इस गाने को पूरा वही इसके गायक भी हैं, कंपोज़र वगैरह। हमने लोगों ने इस गाने को प्रोड्यूस किया और इसकी शूटिंग छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में बीड में की थी। बेस्ट पार्ट ये है कि इस गाने के अंदर कोई भी एक्टर नहीं है, उसी शहर के जो शहरवासी हैं yes. उन्हीं लोगों ने एक्टिंग की। वहीं का मेयर है, उसी का काउंसलर है, और जो समाज सेवी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, वहाँ का एसआई है, ये सब लोगों ने ही उसमें एक्टिंग की है। पहले ना हम सोचते थे यार ये कैसा गाना है, रिदम बहुत अच्छा है उसका, रिदम बहुत अच्छा है। घर से कचराने का, हम सोचते थे यार ये कचरे का गाना है, बट हमें पता नहीं था इसको प्रोड्यूस करने वाला करोड़ों में कमा रहा है। नहीं, मुझे वो कंपनी का गाना भी अच्छा लगता है, इसके ऊपर बहुत गंदा है पर धंधा है ये। हाँ। जैसे आपने अपने लाइफ की एक स्टोरी में भी जो बताया था कि आज नहीं तो कल हर एक इंसान इस कूड़े के धंधे में इन्वेस्ट करेगा और करेगा ही। बिल्कुल। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था जर्मनी में, जहाँ पे एक लेडी ने एक कुछ बॉटल लेके गई थी, 1.5 लीटर की प्लास्टिक की बॉटल होती है पानी की। right. उसने कुछ मशीन में वो बॉटल डाली और मशीन ने 5 यूरो का एक रिसीप्ट दिया, और वो लेडी ने जाके फिर वो 5 यूरो कलेक्ट भी किए। तो यहाँ पे इंडिया में भी अगर ऐसे छोटे छोटे हम लोग अगर ये वेंडिंग मशीन ऐसे डाल दे जिससे लोगों को पैसे 20 रुपये 50 रुपये कुछ भी मिल रहे उससे, तो मुझे लगता है बहुत सारा कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसी मशीन्स ऑलरेडी इंडिया में हैं, डिप्लॉयमेंट दिखती नहीं है ये ज़्यादा, डिप्लॉय हुई हैं पब्लिक प्लेसेस पे, हमारे दिल्ली वगैरह में लगी हुई हैं। पैसे देते हैं मशीन्स? हाँ, कॉइन्स देती हैं या कुछ इंसेंटिवाइजेशन है उनका। अच्छा। और अब तो बड़े स्टोर्स पे भी चालू कर दिया, जैसे जारा वगैरह है, तो आप अपने पुराने क्लॉथ वहाँ पे जमा करा दीजिएगा और वहाँ से आपको कुछ पैसे क्रेडिट नोट मिलेगा या इस टाइप से ये प्रोविज़न चालू हो गए। जैसे हम लोगों ने गार्बेज कैफ़े शुरू किया था छत्तीसगढ़ में पहली बार, कि आप वहाँ पे कूड़ा दो और आपको खाना फ्री मिलेगा, या चाय कॉफ़ी डोसा ये फ्री मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया था। गार्बेज टू ग्रॉसरी हमने अभी महाराष्ट्र कितना भी कूड़ा दो, कितना भी वेटेज के हिसाब से, अच्छा, वेटेज 1 किलो दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 किलो दोगे तो कितना मिलेगा। गार्बेज टू ग्रॉसरी हमने शुरू किया कि आप प्लास्टिक हमारे पास दोगे तो उसके अगेंस्ट आपको चीनी मिल जाएगी, चाय की पत्ती मिल जाएगी, नमक मिल जाएगा। तो ये वो चीजें जो किचन में यूज होने वाली चीजें हैं। हाँ, और कितने लोग आउट ऑफ द वे जाके भी एक्स्ट्रा कलेक्ट करके भी लेके आते होंगे। बिल्कुल। तो गार्बेज हमारी गाड़ी जब सुबह जा रही है तो एडिशनल गार्बेज उन्होंने दिया, वजन करके हमारी गाड़ी में दे दिया और हमसे टोकन ले लिया। हाँ। वो टोकन वो लेके जाते हैं हमारे गार्बेज टू ग्रॉसरी शॉप पे। किसी को नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, धनिया चाहिए, अजवाइन चाहिए, ये सारा का सारा उनको वहां से मिल जाता है। वो तो ये आइडियाज गवर्नमेंट तो अच्छे स्केल पे कर सकती है, पर नहीं करना नहीं है। देखिए अभी क्या था, पहले हम एक अकेले काम कर रहे थे, अब हमारे साथ आज स्टूडियो में 3 इडियट्स बैठे हैं। डेफिनेटली हम लोग कर लेंगे, ऐसे आइडियाज निकलते हैं। करेक्ट। क्योंकि आज आपके माध्यम से हमारी बात कम से कम 2-3 लाख लोगों तक चली जाएगी। क्योंकि और फिर जो वर्बल आपस में डिस्कशन होगा तो हम ये मान के चलते हैं कि करीब 8-10 लाख लोगों तक हमारी बात पहुंच जाएगी। तो वो रिस्पेक्ट जो मेरे को गार्बेज के काम करने के बाद मिली, वो रिस्पेक्ट मेरे को एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी नहीं मिली भारत के अंदर। आज मैं वेस्ट का काम करता हूँ, मैं कूड़े के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो एज ए लोग ट्रीट करते हैं जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी। आज हम बैठे हैं बॉम्बे के स्टूडियो में, शूट कर रहे हैं और उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे लोग बात नहीं करना चाहते। हम कभी सोचते नहीं है शायद। मैं अगर विनायक जी आपसे पूछूं कि आज तक आपने अपनी लाइफ में कितना कूड़ा पैदा किया, सिंपल क्वेश्चन है, किसी से भी पूछ सकते हैं। विनय जी विनीत जी आपने कितना कूड़ा पैदा किया, या प्रवीण नायक ने कितना पैदा किया, वो मैं बता सकता हूँ कैलकुलेटर पे। लाइक 50 साल की उम्र है मेरी, 50 × 12 × 30 × 350 ग्राम्स, इतना कूड़ा मैंने पैदा किया है। टन में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे कि मैंने खत्म कितना किया, 0। सिंपल क्वेश्चन है कि भाई तूने कूड़ा अपनी लाइफ में आज तक कितना पैदा किया, वो तो फिगर है। तूने कितना खत्म किया है वो बता मेरे को। हमने तो नहीं किया, आप तो कर रहे हो अभी। है ना, यानी 135 करोड़ लोग हैं जो कूड़ा पैदा कर रहे हैं रोज। तब जाके 60 मीट्रिक टन कूड़ा जो है पर डे जनरेट हो रहा है, प्लास्टिक जनरेट हो रहा है। लेकिन हमें ऐसे लोग पैदा करने पड़ेंगे समाज के अंदर जो उस कूड़े को ख़त्म भी करें, साथ ही साथ उस कूड़े से उनको आमदनी भी हो, ताकि वो उनके मॉडल सस्टेनेबल रहें। आज आपको बेशक ये बड़े बड़े लैंडफिल दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन मैं नोट करवाना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में यहाँ पे लोग कूड़ा भी फ्री में देंगे नहीं।
हाँ फॉरेन में तो मैं वैसे actually भी वही पैसा सोच- देना लोग पड़ता कूड़ा भी फ्री में नहीं देंगे। नहीं, फॉरेन में पैसा देना पड़ता है। हाँ। फॉरेन में कोई आके कलेक्ट नहीं करते, वो लोग अपने बाहर अपने डिस्प्ले में लगाते हैं कि जिसको जो भी लेकर जाना है $0 में आप वो लेके जाओ। वो जो नहीं लेके जाते हैं फिर उनको पैसे दे के बुलाना पड़ता है वो लोग को और कलेक्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे तो चलो बीएमसी फ्री में तो नहीं बोलते, पर हम एक तरीके का एक म्युनिसिपल टैक्स तो भरते ही है, बट ऐसे तो फ्री में लेके जाते हैं। नहीं, यहाँ भी वैसा क्लियर वाला करना नहीं चाहूंगा बोल रहे, मैं कि आप- जो म्यूनिसिपैलिटी आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेती वो टैक्स अलग है, जो गार्बेज की सर्विस का टैक्स है ये अलग है। ओके। अभी बहुत सारे देश के अंदर लोगों का इस पे ऊपर विरोध है कि हम अगर कूड़े की सर्विस नगर पालिका दे रही है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दे रही है, तो हम पैसे नहीं देंगे। ये गलत सोच है। गार्बेज की सर्विस अलग है, प्रॉपर्टी टैक्स अलग है। प्रॉपर्टी टैक्स तब भी होता था 1960 में, 70 में, 80 में, तब गार्बेज के नियम नहीं आए थे। गार्बेज के नियम अभी आए हैं। और ये अगर कोई महीने का, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे कि कोई एक यंगस्टर आके कर रहा है, तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितना कमा सकता है महीने का, अगर ये कूड़े के बिजनेस में वो आए तो? देखिए, मैं आपको जैसे 5,000 हाउसेस का मैंने बताया कि अगर कोई बंदा, हमारा गार्बेज क्लिनिक का एक फ्रेंचाइजी मॉडल भी है, अगर मिनिमम 5,000 घरों के ऊपर कोई भी बंदा गार्बेज क्लिनिक की फ्रेंचाइजी लेता है तो वो गिरी से गिरी हालत में 1 से 1.5 लाख रुपए महीने कमाएगा। एकदम कम में भी 5,000 हाउसेस, 5,000 अर्बन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, अर्बन हाँ, एरियाज हाँ, की, हाँ, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। तो क्योंकि अर्बन एरिया का जो गार्बेज है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। लोग क्या खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, यस है ना, तो जो उनके बॉक्सेस हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो अपॉर्चुनिटी अर्बन एरियाज में यूथ के लिए वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम तो बॉस आपके ऊपर है, कितनी भी एफर्ट लगा लो आप, जितनी मैक्सिमम सोसाइटीज़ को आप अपने साथ इंटीग्रेट कर लोगे उससे ज़्यादा पैसा आ जाएगा आपके पास। वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब है, बहुत वाइड स्कोप है। बहुत वाइड स्कोप है और कभी रेसेशन नहीं आना इसमें। सॉफ्टवेयर में तो आप देखेंगे वहां तो गूगल ने पता चला 5,000 लोगों को फायर कर दिया, लेकिन कूड़े वाले काम में कभी रेसेशन नहीं आना है। रोज पैदा हो रहा है, रोज पैदा हो रहा है रोज। इसमें बल्कि अभी आने वाले टाइम में हमारा प्लान है कि हम भारत के अंदर ग्रीन आधार इंट्रोड्यूस करें, कि हर घर का हमारे पास जो कॉन्टैक्ट होगा, कितना क्या कूड़ा पैदा कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे बिक रहा है, वो कितने पैसे आ रहे हैं, और उस पैसे जो हमारे पास जनरेट हो रहे हैं उससे जिसने कूड़ा पैदा किया उसको क्या फ़ायदा हो रहा है। सो इट इज अ इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने कितना इन्वेस्ट किया था और आपने कैसे स्टार्ट किया था इसको? तो उस समय ज़्यादा पैसा था नहीं, घर में जितना गोल्ड था उसको स्टैक पे लगाया, और एक आपके विनीत के नाम के हमारे एक अकाउंटेंट थे, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, उन्होंने हमसे जब हमारी बात को समझा, सुना, तो उन्होंने इस कंपनी को रजिस्टर्ड करने के भी पैसे हमसे नहीं लिए। अच्छा। उन्होंने क्योंकि तब हमारे पास पैसे थे नहीं। चलो विनीत ने कोई तो अच्छा काम किया। इससे ये साबित होता मैं जरूर कोट करना चलो विनीत चाहूंगा, ने कोई तो अच्छा काम किया। अच्छे काम करता है। इससे ये विनीत भाई साबित ने होता है। हमसे रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं लिए, और शुरू के 2 साल हमारे स्ट्रगल पीरियड था, क्योंकि हम लोग फ्रेशर थे। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमें क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये भी क्लियर था, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिसके ऊपर सरकार हमारे ऊपर भरोसा कर सके। तो 2 साल हमें काम नहीं मिला। उसके बाद महाराष्ट्र से ही हमें स्केल मिला, महाराष्ट्र से हमें प्रशंसा मिली है। वो जगह थी बीड महाराष्ट्र करके में, जगह है। correct, एकदम, वहाँ हाँ। एक कलेक्टर साहब थे, आस्तिक पांडे साहब, और म्यूनिसिपल कमिश्नर थे वहाँ पे डॉक्टर धनंजय जावलेकर साहब। उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया, और ये पायलट प्रोजेक्ट था वहाँ के लिए। पहली बार भारत के अंदर हमने म्यूनिसिपैलिटी के साथ जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान हैं उनका समायोजन किया, और बीड स्वच्छता मिशन ऑर्गेनिक आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में इसको ज़मीन पे उतारा। तकरीबन 200 से 300 के आसपास वहाँ पे वुमेंस थी, अंडर प्रिविलेज वुमेंस। उनकी हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसको महाराष्ट्र सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करा के ट्रेंड किया। यही महिलाएं सारा कुछ काम करती थी, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, माइक्रो सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, सेलिंग, रेवेन्यू जनरेशन, और किसानों से जो भी फ्रूट और वेजिटेबल लेती थी इसको डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। यहाँ भारत में पहली बार हमने 28 महिला ड्राइवर तैयार किए जो व्हीकल्स चलाती थी। गाड़ियों को हमने गार्बेज एम्बुलेंस का नाम दिया। किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस में उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो उसकी टीम का होता है। तो हमारी टीम में जो कंपनी के साथ फाउंडर एक और हैं हमारे, अनुराग गुरु नाम है उनका, वो हैं, उनकी पत्नी है सुजाता गुरु,
मैं, मेरी पत्नी है प्रगति तिवारी, तो इन सब लोगों ने पूरे डेडिकेशन के साथ इस काम को किया और आज गार्बेज क्लिनिक भारत के अंदर कह सकते हैं हम कि एक ब्रांड के रूप में काम करती है। वाह बढ़िया, ये एकदम हमारा हमारे साथ टारगेट रहता है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो सबसे ज़्यादा अपोज कर रहे हों। ऐसे लोगों के साथ अगर मैंने 2-4 घंटे बैठ लिया, चाय कॉफ़ी पी ली उनके साथ, तो मैं लिख के दे सकता हूँ वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे कार्यक्रम के लिए रोल मॉडल वही होंगे। देखिए, आपको अगर काम करने जा रहे हो इसका, और कोई भी आदमी आपका अपोज तो आएगा, जो भी अपोज कर रहा है आप उस आदमी से एग्री कर जाओ, ओके, आप उसकी धारा में बह जाओ। आपका गोल सेट होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। टाइम बीइंग वो आपका अपोज करेगा, लेकिन लेटर ऑन वो आपके साथ आ जाएगा। मतलब अगर घर वाले बोल रहे हैं कि कैसा काम कर रहा है तू कचरे का, तो अग्री कर जाओ कि हाँ ठीक है, आप खराब सही कर रहे हो, हो। आप सही हो, हाँ, है ना, लेकिन मेरे को करना है। राइट। आपको लीक से हटके अगर दुनिया में कोई काम करना तो बिना अपोज के पॉसिबल ही नहीं है। ये शायद सुनने में लग रहा होगा कि यार कचरा ही तो है, मैं लेके बेच दूंगा, बहुत इजी लग इतना रहा है, आसान नहीं इतना है। आसान नहीं है। इसलिए मैंने बोला इतना आसान नहीं है। और कौन सा बिजनेस आसान होता है? राइट राइट राइट। बिजनेस कोई भी आसान कोई नहीं भी होता। आसान नहीं होता। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत डिटेल में हमने बात की। एक ऐसा टॉपिक जो हमारे रोज़ की डेली लाइफ में हमसे रिलेटेड है, हमसे जुड़ा हुआ है, पर इसको हम अवॉइड करते हैं। जैसे बहुत फेमस फिल्म आई थी लगान, जिसमें कचरा करके एक कैरेक्टर था जिसको बहुत लोग अवॉइड करते थे, बट बाद में एंड ऑफ द डे वो मैच विनर हुआ। लास्ट बॉल उसने क्लिक थी, कचरा घुमा। तो उसमें एक्स्ट्रा एज था कि उसकी बॉल घूमती थी। पर एक आदमी ने ही उसको पहचाना, जो था भुवन। तो आप लगान के भुवन हो जिसने आपने एक कचरे को पहचाना, आइडेंटिफाई किया है कि भाई इसके अंदर गोल्ड है, इसके अंदर मैच विनर की कैपेबिलिटी है, और ये फ्यूचर इसके इर्द गिर्द ही रिलेटेड होने वाला है, और सब लोग इसके ऊपर निर्भर हो गए। कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, जब आप सुबह तैयार होते हैं तो अगर आपको लगता है कि जो आईने में आदमी दिख रहा है मेरे को ऐसा बनना है, राइट राइट राइट, बस मेरे को ऐसा बनना है, तो वो शायद आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। यस यस। काफी ऐसा सेक्टर है जो एक्चुअली हमको पता भी नहीं था, इसलिए अपने बहुत सारे राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, राउंड्स ऑफ बातें वो सब चली हमारी, कि हम खुद समझ रहे थे कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या दुनिया में। बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली। देखिए, Yes. अगर हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, अगर उसमें 10% लोगों ने भी उस चीज़ को सीरियसली ले Right, लिया right, तो right. उस प्रोग्राम की सक्सेस है। यस यस Nice. यस। Correct. थैंक यू सर, Okay. थैंक यू Thank वेरी you, मच sir. फॉर कमिंग। बाय। प्रवीण नायक जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो किसी को भी अगर गाइडेंस चाहिए होगा, किसी को भी अगर पूछना होगा कि ये प्रोफेशन में, ये बिजनेस में हम कैसे उतर सकते हैं और कैसे रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं, तो वो उनको कॉल कर सकते आप डायरेक्टली इनको कांटेक्ट कर सकते हो। हैं। और एक रिक्वेस्ट आती है सबसे कि कैमरे के सामने तो चलो हम लोग दिख जाते हैं, विनीत और विनायक बैठे हैं, गेस्ट बैठे हैं, सब लोग दिख जाते हैं, सब पर लोग ना पूछ रहे हैं कि आपके कैमरे के पीछे की टीम बताओ हमको। तो हम आज हमारे कैमरे के पीछे की टीम बताते हैं। तो कैमरा पे है हमारे डीओपी हैं मिस्टर अमन, यस। और मेकअप में है खुशबू, हमारे हेयर संभाल रहे सूरी भाई, और हमारे साउंड संभाल रहे धर्म भाई। हमारे कैमरा के पीछे जो टीम रहती है, जो कैमरा को संभालती रहती है, अमन के साथ जो रहती है, वो टीम में है दुर्गेश, विनोद और पिंटू। हमारे स्पॉट दादा है संतोष, और हमारे आर्ट जो संभालते हैं उनका नाम है समदीप। तो ये हमारी एक छोटी सी टीम है जिसके वजह से हमारा ये पॉडकास्ट एकदम स्मूथली चलता है और एकदम प्रॉपरली शूट होता है। फ्यूचर के लिए अगर आपको कोई गेस्ट हमें सजेस्ट करना है तो ज़रूर इसमें नाम में रिकमेंडेशन ज़रूर मेंशन करिएगा। और इस पॉडकास्ट अगर किसी के पास अगर टाइम नहीं है, इस पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स विन विन शॉर्ट्स पे आएंगे, नीचे Yes. मैं लिंक दे रहा हूँ उसका। यस, तो ये भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो Correct. मिलेगा। और इस पॉडकास्ट के अगर मेकिंग देखना चाहते हो कि ये पॉडकास्ट बना कैसे है, तो वो आएगा विन विन व्लॉग्स पे, हमारा व्लॉगिंग चैनल पे। यस, तो मिलेंगे जल्द ही और एक नए पॉडकास्ट के साथ जल्द ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड। तब तक के लिए जय सिया राम। हर हर महादेव। थैंक यू सर। लंबा हो गया। एक मिनट, फास्ट गया, मेरे को थोड़ा फास्ट लग रहा था, पता नहीं। नहीं, बढ़िया था, अच्छा था।
नहीं, आप लोगों ने चूंकि पुराने इंटरव्यू शूट किए हैं तो आप लोगों को ऐसा लगा कि मुझे तो अच्छा response लगा। आएगा? हाँ, ये बहुत अलग मुझे टॉपिक अच्छा लगा। बहुत अलग टॉपिक। किसने वेस्ट मैनेजमेंट पे पॉडकास्ट किया होगा या गार्बेज पे भी किया होगा? राइट। मुझे तो हमको तो Actually लगता ये ही हर नहीं। घर से कनेक्टेड है ना, हाँ, हर घर से पर connected। वही है, सेम लगान जैसा कैरेक्टर है, उसको साइडलाइन करके रखा है। उसने जब अपना पोटेंशियल दिखाया तब जाके वो उसको मैच विनर हुआ। हम किसी एक्चुअली ने- आइडिया ढूंढते हैं। हम idea जैसे ढूंढते हैं। समझो फास्टेस्ट व्हीकल, ये एक आइडिया है। अब फास्टेस्ट व्हीकल बनाया किसने, कौन सी कंपनी है, आदमी कौन रिस्पॉन्सिबल है? नाइस, चलो, बट okay. थैंक्स फॉर कमिंग सर, थैंक यू, बहुत अच्छी अरे, नॉलेज मिली है। थैंक यू थैंक यू। नहीं, इस पे बहुत है डिटेल करने के लिए। जो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, हम्म। उनमें देखो क्या होता है, मोदी जो बोलता है ना उसमें बिजनेस है, हाँ, उसके मुंह से जो चीज़ निकली वो पॉलिसी में तब्दील हुई, और हर पॉलिसी के अंदर धंधा है। बेसिकली अभी तक क्या था कि किसने सोचा था कि कूड़े में बिजनेस निकलेगा? किसी ने नहीं सोचा था। अभी बहुत सारी चीज़ों में बिजनेस है। अभी मैं बताऊं आपको, एक एक फ्लोर पे हमारे यहाँ मोटरसाइकिल असेंबल हो रहे हैं। चाइना की कंपनियाँ ग्रेटर नोएडा में ऑफिस लेके बैठी हैं। हर एक एक फ्लोर पे एक ब्रांड बन रहा, नीचे दूसरा ब्रांड बन रहा। अब आप सोचो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कितना स्कोप है कि डेली हर आदमी कितने मोबाइल बिक रहे हैं पूरे देश में। एप्पल का मोबाइल आया था, जहाज उतरने नहीं दिया था भारत सरकार ने। तो पहले आप इसकी रिसाइकलिंग पॉलिसी सबमिट करो साथ में कि ये आप ये 50 लाख मोबाइल आए हैं, इनको आप रिकलेक्ट कैसे करोगे और डिस्पोज ऑफ कैसे करोगे? एक टाइम के बाद तो खत्म ही हो जाएगा। देश इतना है, चीजें इतनी है। मैन पावर है, लेकिन अभी जो इन्होंने ये पॉलिसी है ना कि लोगों को फ्री अनाज, फ्री ये उससे ना आदमी ने काम करना बंद कर दिया। आपको मजदूर नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। और सोचो ये सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। देखिए, भारत की स्ट्रेंथ ये है कि भारत के पास यूथ है, हाँ हाँ, है ना? 60%। पर सर क्वालिटी यूथ नहीं है। चलो फोटो ले लेते हैं। हाँ, फोटो कहाँ है ना? हाँ, फोटो कहाँ कट कर कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।